हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज ना हम एमसीक्यूज़ के लिए पांचवा पार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आज उन्हीं के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन एसएएस क्विज़र ऐप से लिया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग एसएससी के स्टूडेंट हो तो वीडियो को यहीं पे रोक दो और आप बाकी वीडियोस देख लो। ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ये एसएएस के लिए है। तो ये वाला जो चैप्टर है कुल मिला के इसमें 135 के करीब क्वेश्चंस है और टोटल मैं 135 क्वेश्चन को 3 पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, एक पार्ट में अगर मैं लाता हूँ तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा करके करेंगे। तो आज मैं आपको पहले 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट 50 और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो थर्ड पार्ट में मैं ला दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है पहले की तो वो जरूर जाके देख लेना, उसमें मैंने इनका बेसिक करवा रखा है। आज हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट? तो देखो, हमने जो फाइनल अकाउंट बनाया था जिसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मेनली अगर आप कहोगे तो 3 पार्ट होते हैं उसके। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये मेनली इसके 3 पार्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज पोजीशन स्टेटमेंट? पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है कि इनमें से कौन सा पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट वो दिखाता है पोजीशन को, तो बैलेंस शीट इज द राइट आंसर। थर्ड का क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है? पहला है बिजनेस ऑपरेशन को कैलकुलेट करना, एसेटेन करना। यस, बिल्कुल करेक्ट है। हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन, बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एक सोलवेंसी मतलब होता है दिवालिया, यानी कि आपके बिजनेस का एक्चुअली में क्या परफॉर्मिंग है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो ये भी सही है। तीसरा भी है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सही है, एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन मिलता है। और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना वो तो है ही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। एक्सपेंडिचर विच एम्स एट इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ना उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, ए कैपिटल एक्सपेंडिचर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पिक द करेक्ट वन। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्लेस्ड एज अ इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ चार्ज। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह से एज अ इनकम दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री ध्यान रखना बैलेंस शीट में होती है। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्लेस्ड एज एन असेट्स इन बैलेंस शीट वेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ लायबिलिटी, ये भी गलत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज अ एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है, तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स द बेनिफिट स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर इज आर, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर है जो लंबे समय के लिए होता है, यानी कि एक जिसका ना हमें बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया असेट्स खरीदना बेचना, ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग इज लाइकली टू बेनिफिट द बिजनेस फर्म फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड विल बी अकाउंटेड फॉर अंडर। कुछ एक एडवर्टीजमेंट खर्च ऐसे होते हैं ना जिनका बेनिफिट ना हमें लॉन्ग रन में मिलता है। लॉन्ग रन में यानी कि बहुत फ्यूचर में मिलता रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना एक साथ मान के चलो कि बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट करवाना है, आपको से एक कोचिंग स्टार्ट करना है या एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका बेनिफिट ना या फिर वो एडवर्टीजमेंट आपको बार बार नहीं करना है, एक बार आपने कर दिया वो होता रहेगा। तो इसको हम हमेशा बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये होता तो लंबे समय के लिए है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कैपिटल है। ठीक है, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए रहता है, लेकिन ये स्टिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहता है, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, पिक द करेक्ट वन। इसमें क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर सोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट को ना एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही अकाउंट हुआ। ठीक है, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं ना, हालांकि नाम इनका एक ही है, ध्यान रखना इस चीज को, नाम बिल्कुल एक ही है। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर सोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वेयर इज कैपिटल रिसिप्ट आर सोन इन बैलेंस शीट। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट आर सोन इन बैलेंस शीट, ना कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आर सोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका करेक्ट है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट, इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है? तो रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स असेट्स, यस। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ना। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यस। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यस। तो पहला, तीसरा, चौथा और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पिक द करेक्ट वन। ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, गलत है। ट्रायल बैलेंस को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं कहते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज अ इनकम स्टेटमेंट, सही है ये। एंड इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस सस्टेन बाय द बिजनेस, बिल्कुल सही है। दूसरा एकदम सही है। तीसरा देखो क्या है, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी सही है। असेट्स लायबिलिटी ये सब दिखाता है। चौथा क्या है, दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी, 10th का बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पिक द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेयर बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट रेवेन्यू एंड गेन्स, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रेडिंग एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें से बताना है डेबिट में किसको दिखाया जाता है। डेबिट यानी हो गया एक्सपेंसेस, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में होता है, यस। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं ना। पैकेजिंग मटेरियल एंड पैकिंग चार्जेस, ये भी सही है। परचेज इंक्लूडिंग परचेज रिटर्न, ये भी सही है। सैलरीज भी सही है। कैरेज इनवर्ड या फ्राइट इनवर्ड भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सही फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ये होता है। देन अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको कॉक्स भी कहते हैं, COGS। तो देखो अगला क्वेश्चन ये ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 देखो क्या है, टू कैलकुलेट टू एसरटेन द रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस द अकाउंट प्रिपेयर्ड इज, बेसिकली बेसिक ऑपरेशनल से निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ध्यान रखना। जो बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटी से निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और कंप्लीट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, देखो क्रेडिट जब हम करते थे अगर याद हो तो ये हमारा बेसिकली आप कह लो कि डेबिट साइड होता था, ये क्रेडिट साइड है। क्या कह रहा है, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इज मोर देन, ये ज़्यादा है, ये वाला साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैलेंस निकलता था, उसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता और यही प्रॉफिट एंड लॉस में होता तो नेट लॉस होता, नेट प्रॉफिट होता। इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब जरा फिर से देखो, ये हम वही कर रहे हैं, ये वाला साइड डेबिट साइड ये है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो मतलब इधर बैलेंस आएगा, तो बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। 17वें का डी। 18वें का देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू, हमेशा ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होता है ना, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ऑप्शन ए। पिक द करेक्ट वन। The gross profit or gross loss is transferred to profit and loss account on debit side and credit side। देखो gross profit इस साइड होता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो यानी कि gross profit को क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था, gross profit को क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था, और gross loss को डेबिट साइड में। तो ऑप्शन बी है करेक्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनमें से कौन सा होता है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कहाँ एंट्री होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कह लो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनमें से कौन सा होगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस अदर इनकम, या ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे जो इनकम से वो ऐड कर दो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जो आपका बचेगा वो एक्चुअली में आपका नेट प्रॉफिट होगा।
विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। इनमें से बताओ कौन सा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है जाके या ट्रांसफर हो जाता है। तो एक तो ड्राइंग होता है, दूसरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, द एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। 24 का क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट या टैक्स से पहले है तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं होता। फिर है वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट आर। इनमें से किसको नहीं किया जाता है, जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के इनकम एंड एक्सपेंसेस है, एबनॉर्मल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस सच एज लॉस बाय फायर एटसेट्रा, बोथ एंड बी द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑल नेचर वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। देखो ऑपरेटिंग में हम क्या करते हैं ना, जो एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं ना उसको नहीं लेते, बाकी सबको लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड टू। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ क्रेडिट होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और एक बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होती है, लेकिन बैलेंस शीट में ध्यान रखना डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो जहाँ पे डेबिट क्रेडिट पूछ ले तो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। 27 का सी। 28 का देखो, विच इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, ताकि अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक किया जा सके बुक ऑफ अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, बैलेंस शीट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंटेड दैट हैव नॉट बीन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है। बैलेंस शीट जो है ना, इसमें क्या करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस की वो सारी चीज़ें या लेजर की वो सारी चीज़ें ट्रांसफर करते हैं जो एक्चुअली में ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नहीं ट्रांसफर किया है। तो 29 का ए है ट्रू। द ऑर्डर इन विच अ बैलेंस शीट मे बी प्रिपेयर्ड, लिक्विडिटी ऑर्डर, परमानेंसी ऑर्डर, शेयर ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द ऑर्डर इन विच बैलेंस शीट में बी प्रिपेयर्ड। इनमें से बताओ बैलेंस शीट किस ऑर्डर में बनाया जाता है। तो एक्चुअली में जो बैलेंस शीट है ना वो या तो लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाया जाता है या परमानेंसी ऑर्डर। तो यही कह सकते हो कि यही दो इसका आंसर है, लिक्विडिटी ऑर्डर या परमानेंसी ऑर्डर। तो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। हालांकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस है जो नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं भी आता एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो, असेट्स एंड लायबिलिटी आर सोन इन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडिटी ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी है ना उसको पहले किया जाता है, ठीक है, या जो शॉर्टेस्ट टर्म का होता है उसको पहले लिखा जाता है और फिर उस तरीके से अगले वाले को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कैश लिखा जाएगा और देन फर्नीचर लिखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड क्या है, कैश है और शॉर्ट रन के लिए, तो इस तरीके से लिखा जाता है अगर आप लिक्विडिटी ऑर्डर के बारे में बात करो तो। और परमानेंसी ऑर्डर में इसका उल्टा हो जाता है। अंडर परमानेंसी ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटीज़। अब इनमें से बताना कि आपको लायबिलिटी में क्या ऑर्डर रखना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, जैसे लिक्विडिटी में ना आपकी लिक्विडिटी चेक करनी है, सबसे जिसकी कम लिक्विडिटी होगी उसको सबसे एंड में, और जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा, लिक्विड यानी कि जिसको जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं सब में, कैपिटल है, ठीक है, देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक इनमें से कौन सा रहेगा, तो कैपिटल ना, परमानेंसी नेचर है ना, तो सबसे पहले आप कैपिटल को रिकॉर्ड कर दो, पहला और दूसरा कैंसिल। फिर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में ज़्यादा दिन कौन सा रहेगा, लॉन्ग रन था, लॉन्ग रन पहले आएगा फिर शॉर्ट रन, तो ऑप्शन नंबर डी 32 का डी सही है। 33 का देखो, अंडर परमानेंसी ऑर्डर ऑफ बैलेंस द असेट्स इज विच इज रिटन इन लास्ट। तो परमानेंसी में सबसे नीचे जो लिखेंगे ना वो लिखेंगे जो एक्चुअली में कैश है जो सबसे जिसको सबसे जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कैश ही है जिसको आप सबसे ईजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो कैश ही होता है। 34 का देखो, अंडर परमानेंसी ऑर्डर ऑफ बैलेंस द लायबिलिटी इन विच इज रिटन इन लास्ट। इनमें से बताओ परमानेंसी ऑर्डर में सबसे लास्ट में किसको लिखेंगे, तो जो सबसे कम समय के लिए लायबिलिटी है, तो ना लॉन्ग टर्म है, ना शॉर्ट टर्म होगा, ना कैपिटल होगा, प्रोविजंस होगा, ध्यान रखना प्रोविजन। 34 का ए है आंसर। प्रोविजन जो होता है ना वो सबसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। द ड्रॉइंग अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इज बैलेंस टू इज कैपिटल अकाउंट बाय वे ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट। सही है, ऑप्शन नंबर ए। ड्राइंग का हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो हमने फाइनल अकाउंट किया है,
आई होप आपने वो वीडियोस देख रखे हैं। मैंने कंप्लीट SAS का अकाउंट्स करवा रखा है। अप्रॉक्स मैंने 90% सिलेबस करवाया है। वो बाकी जो 10 छुड़वाए भी हैं वो वैसे चैप्टर्स है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या टफ है, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो। ठीक है, मैंने और बाकी चैप्टर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए हैं। एक NPO रह गया है जो आपको मिल जाएगा आजकल में, जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन NPO का आपको मिल जाएगा जो PC 13 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ फॉर एन अकाउंटिंग ईयर्स इज नॉट बेस्ड ऑन द रेवेन्यू रियलाइज्ड इन कैश एंड एक्सपेंसेस पेड इन द कैश ड्यूरिंग दैट ईयर। There may exist some receipt and expense in the current year which partially relate to the previous year to the next year। देखो, जो एक्चुअली में प्रेजेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो सिर्फ इस साल जो पैसा रिसीव हुआ है ना उसी पे बेस्ड नहीं होता है। कुछ पैसे जो अगले साल रिसीव होंगे या कुछ जो पहले भी रिसीव हो चुके हैं उनको भी उसमें कंसीडर किया जाता है। तो वो कौन से कंसेप्ट के तहत किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्रूअल कंसेप्ट। क्योंकि इसमें ना हमने वो वाली एंट्रीज भी ले ली है जिसकी एंट्री पहले ही हो चुकी है, जो एक्चुअली में हमें पहले ही मिल चुका है, लेकिन वो इस साल के लिए मिला है तो हम इसकी एंट्री इस साल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। द आइटम्स नीड एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट आर। इनमें से कौन कौन से आइटम्स की एक्चुअली में यूं कह लो कि बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एक्रूड इनकम। हाँ, इसका करना पड़ेगा। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का नहीं करना पड़ता, ये सिंपल दिया रहता है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर, देखो इसका कौन कौन सा आंसर है? फर्स्ट तो है ही, क्लोज सेकंड नहीं है। प्रोविजन की भी करनी पड़ती है एडजस्टमेंट। फिर है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस की भी करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी 37 का बी है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 38 देखो। द परचेज इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। इन सच केसेस द परचेज इज कॉल्ड एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड परचेज। ध्यान रखना 38 का सी। बेसिकली एडजस्टेड परचेज जो है ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इंक्लूड रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है। इन केस ऑफ एडजस्टेड परचेज द क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक आर नॉट लिस्टेड। ठीक है, नॉट लिस्टेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस एज अ सेपरेट आइटम। 39 का ए, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रखा होता है। 40वां देखो क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस शुड बी ड्यूली चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, इसको ना हमें जब भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो या जब भी कर रहे होते हो ना, तो उसको भी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। 41 देखो। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड इज एडजस्टेड एज। देखो इंटरेस्ट एक्रूड है, हमने पे नहीं किया है। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब हुआ कि मिलना है पर मिला नहीं। ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। नॉट पेड तो नहीं होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। बिकॉज कि एक्रूड जो टर्म है ना, वो हम ज़्यादातर इनकम के लिए लिखते हैं। तो इसकी एंट्री बेसिकली हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्रूड असेट्स होता है तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी। इनकम रिसीव इन एडवांस। देखो, या अनअर्न्ड इनकम हमें एडवांस में मिल गया है तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आया है तो पैसा ही ना, आया है पैसा ही, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों आया है? टू इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी 42वें का बी सही है। द एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन विल बी ओनली ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, जो मैनेजर कमीशन है ना, इसकी दो जगह एंट्री होती है। एक तो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनल अकाउंट में मैंने इतना डिटेल नहीं करवाया है, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और अगर हम मैनेजर्स कमीशन वगैरह में घुसेंगे ना तो इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, जो बेसिकली PC 14 को टफ बना देगा। तो इसीलिए मैंने इतना ही करवाया है जो आपके पास होने के लिए सफिशियंट है। तो जो मैंने करवाया है, आंख बंद करके उसको बार बार करो और एग्जाम दो। द एडजस्टमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी विल बी। कंटीजेंट लाइबिलिटी को ना एज अ फुट नोट हम ना लाइबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, ओनली ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज फुट नोट। ऑप्शन नंबर ए। प्रिपरेशन ऑफ अ बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट जो है वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ध्यान रखना। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, इनमें से कौन कौन सा यूजर है? ऑनर एंड मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है,
गवर्नमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, पिक द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक इज सोन इन ट्रेडिंग अकाउंट नॉट इन बैलेंस शीट, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी होता है और बैलेंस शीट में भी होता है, तो बोथ। 47 का सी। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस टोटल सेल्स, एक चीज़ ध्यान रखना, हमने क्या किया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा है, दैट मीन्स कि लॉस होगा, ग्रॉस लॉस। 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एसेटनिंग द फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनमें से पहले क्या निकालते हैं, बाद में क्या निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तो देखो सबसे पहले आप निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट, फिर निकालोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर निकालोगे नेट प्रॉफिट। 49 का सी। 50 का देखो क्या है, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इनमें से बताओ कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त हम नहीं कंसीडर करते हैं। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, एब नॉर्मल ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, ये हमने पहले भी कर रखा है, ठीक है। जो एब नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, फाइनेंशियल नेचर एब नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स, उसको नहीं लिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगले वीडियो में मैं आपको 50 से 100 करवाऊंगा, और फिर तीसरे पार्ट में यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा पार्ट में हम कंप्लीट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे। आने वाले में कुछ रेशियो के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो देखना जरूर, कोई भी चीज़ छोड़ना मत, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।